अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज़ खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। 5 बहुत अहम और बड़ी खबरें, लेकिन इससे पहले ये कि मैं कुछ दिन मसरूफ़ था और नहीं कर सका वीलॉग और मुझे बार बार मैसेज आ रहे थे। 2 बड़ी डेवलपमेंट्स आई तो मैंने सोचा कि फौरी तौर पर ये ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो शेयर की जाए। इमरान खान कॉल देंगे। इमरान खान बार बार कह रहे हैं मैं सितंबर में ही कॉल दूंगा, इसी महीने में कॉल दूंगा। ये कॉल आगे नहीं जाएगी और ये कॉल इस्लामाबाद पहुंचने की कॉल है और ये उस तरह की कॉल नहीं है जो पहले दी जाती रही हैं पाकिस्तान की तारीख में। और जाहिर है कि इस कॉल की जो 2 तारीखें डिस्कस हुई हैं वो तारीखें कौन सी हैं और किस तरह 2 सूबे जो पीटीआई की जहां हुकूमत है उन्होंने कैसे ग्रिप कर रखा है इस्लामाबाद को। ये 26 किलोमीटर का एरिया फेडरल टेरिटरी, इसको किस तरह से काबू पाया जाएगा, क्या पीटीआई की हिकमत अमली है, इस पर बात करते हैं। साथ ही मामला यह है कि इमरान खान ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा, जिनको 6 साल के करीब हो गए हैं इस पोस्ट के ऊपर, उनकी रिटायरमेंट को आगे बढ़ाने का जो फॉर्मूला दिया है, उसको जो रंग दिया गया वो पब्लिक में जो आया वो आया, लेकिन बहुत अहम हल्के जो हैं वहाँ पर इसको किस अंदाज में लिया गया। आखिर ये इंटरव्यू, ये सवाल और इसका जवाब और ये अंदाज ये उसी मीडिया हाउस के ज़रिए क्यों पब्लिक में आया और उसी सहाफ़ी एंकर के ज़रिए क्यों आया, ये भी बड़े मायने खेज किस्म की कुछ इन्फॉर्मेशन है, ये भी शेयर करता हूँ। तीसरी बड़ी खबर यह है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, जो एक ज़माने में पाकिस्तान की तीसरी बड़ी सियासी जमात कहलाई जाती थी, फिर वो सिंध के अंदर दूसरी बड़ी सियासी जमात कहलाई जाती थी, अब वो सिंध में तीसरी बड़ी जमात है। वहाँ बड़ा इंतशार है। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जो कि कन्वीनर हैं, उनके ऊपर अदम एतमाद का एक बहुत बड़ा एक भारी एक नैरेटिव बिल्ड हो गया है। आमिर खान साहब ग्रुप, इसके अलावा बहुत सारे ग्रुप्स की बात हो रही है। बहुत सारे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के पुराने सीनियर जो रहनुमा थे उन्होंने दोबारा से ज्वाइन किया है। वो कौन कौन से हैं और कंट्रोवर्सी क्या है, कंट्रोवर्सी किसकी वजह से हुई, और एक बहुत मजबूत, जिसे कहते हैं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की इस वक्त बहुत सारी चीज़ों की अगर हम परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो डॉक्टर शहाब इमाम साहब, उनका बहुत बड़ा किरदार रहा है फ़ारूक नसीम के साथ मिलकर, बैरिस्टर फ़ारूक नसीम के साथ मिलकर। और जो क्रेडिट्स इदारों को के पास हैं फ़ारूक नसीम साहब की टीम के हवाले से, उसमें डॉक्टर शहाब इमाम साहब का बड़ा रोल रहा है। बहुत कम लोग जानते हैं उन्हें। एक साबिक ब्यूरोक्रेट हैं, एक बहुत ही मजबूत किस्म के माहिर कानून हैं, बहुत सारी चीज़ों के स्पेशलाइज्ड पर्सन है, लेकिन उन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी की हैं जो शायद बहुत सारे पाकिस्तानियों को नहीं पता। उनका बड़ा किरदार है और उनकी बहुत सुनी जाती है, इस्टेब्लिशमेंट में उनकी बड़ी सुनी जाती है। वो मुसव्विदा जो 700 कुछ तरामीम का था, पाकिस्तान के कानून के अंदर तरमीम, आइन के अंदर तरमीम का जो मामला था, जिसमें बेसिकली अदालती रिफॉर्म्स का मामला है, वो मुसव्विदा बनाने में फ़ारूक नसीम के साथ जो उनका दायां हाथ था वो डॉक्टर शहाब इमाम हैं। उन्होंने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से ला ताल्लुक़ी का ऐलान किया है। वो किस जानिब देख रहे हैं, वो वाकई खालिद मकबूल सिद्दीकी से नाराज़ हैं, उनके फैसलों से नाराज़ हैं। उनका खालिद मकबूल सिद्दीकी से भी ताल्लुक़ तकरीबन कोई 50 साल पुराना है। आखिर ये मामला हुआ क्या है, MQM अब किस जगह खड़ी है, डॉक्टर शहाब इमाम किस जानिब बढ़ेंगे, वो किससे खाइफ हैं या खाइफ नहीं हैं, तो किससे वो नाराज़ हैं। ये पॉलिसीज़ के अंदर बड़ी तब्दीलियाँ, हुकूमत में रहते हुए नाराज़गियाँ। अब MQM एक बार फिर एक नए भंवर में है और ये भंवर एक ऐसे पॉइंट के ऊपर है जब वो पीपल्स पार्टी से भी लड़ रही है हुकूमत में रहते हुए, मुस्लिम लीग नून से भी लड़ रही है हुकूमत में रहते हुए। वो तमाम वादे, वो तमाम तजावीज़, वो तमाम मुसव्वदे, वो तमाम दस्तखत जिन कागज़ों के ऊपर हुआ, वो अब तक गैर मायने हैं। किसी भी तरह की कोई कामयाबी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को नहीं है और उनके इत्तेहाद को बड़ा ठीक ठाक धचका लगा है। शहाब इमाम साहब के ला ताल्लुक़ होने से कौन कौन लोग आए हैं, इस पर भी हम बात करते हैं। फ्लड के हवाले से जो हमने देखा कि सैलाब आया और पूरे सिंध के अंदर तबाही है, KP के अंदर तबाही, अब वहाँ पे रिकवरी वाला सूरत हाल है। बहुत तबाही हुई KP के अंदर, लेकिन पानी गुजर गया, सिंध के अंदर पानी खड़ा है।
सियासत की बातें हो रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वुज़रा एक दूसरे पर इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं। इरिगेशन के हवाले से बहुत इल्ज़ामात हैं कि 14 साल से भल सफाई नहीं हुई थी, अब पिछले वाले सैलाब से नहीं सीखा था। बहुत सारे मामलात हैं, लेकिन इन सारे इल्ज़ामात के जो वुज़रा एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं, और बंद क्यों तोड़ा और क्यों नहीं तोड़ा, और पानी क्यों खड़ा हुआ, और 6-6, 8-8 फुट पानी अब तक क्यों खड़ा हुआ है, और कई शहर अब तक क्यों डूबे हुए हैं, ये सारे इल्ज़ामात हैं। लेकिन इन सारे इल्ज़ामात, इन सारी जो नोक झोंक है, जाहिर है ये होती है, पहले भी हुई थी, लेकिन इससे ज़्यादा खतरनाक और दर्दनाक इल्ज़ामात आ रहे हैं जो इंटरनली लगाए जा रहे हैं, मीडिया पर भी आ रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी करप्शन में मुलव्विस है। वो खैमे, वो खाने पीने की अशिया वो बाजार में फ़रोख्त हो रही हैं, खैमे फ़रोख्त हो रहे हैं। वो खैमे जो कि पाकिस्तान के दोस्त ममालिक ने भेजे अती के तौर पर, बगैर किसी कीमत के राशन का सामान जो अती के तौर पर दिया पाकिस्तानियों ने, वो सिंध के मुख्तलिफ शहरों में सरकारी दफातर से मार्केट में फ़रोख्त हो रहा है। ये तमाम खबरें, ये तमाम चीज़ें सामने तो आ ही रही थी। यानी कि गवर्नेंस का इशू है, करप्शन अपने अरूज पर है, ये सारी चीज़ें थी। लेकिन इसके साथ साथ एक मामला और उभर कर सामने आया है जिसने हिला के रख दिया। वो इंटरनेशनल बॉडीज़ जो हैं वो बात कर रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो सैलाब ज़दगान हैं उनसे मुताल्लिक रिलीफ के कामों के अंदर करप्शन नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब को बावर कराया गया है। ये शर्मिंदगी की बात है एज अ पाकिस्तानी, आप मुझ सबके लिए, कि वज़ीर आज़म को, वज़ीर ख़ारजा को, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को, एहसन इकबाल साहब को, अब बहुत सारे सर्विसेज के अंदर जो ओहदों के ऊपर लोग हैं उनको इंटरनेशनल बॉडीज़ के लोग ये बताएं कि ये पैसे, ये सामान, ये अतिया उन लोगों के लिए जो मुश्किल में फंसे हुए हैं, जो सैलाब में घिरे हुए हैं, जिनके पास खाने पीने को नहीं है, जिनके पास रहने को नहीं है, जिनके पास पहनने को नहीं है, ये उन लोगों के लिए। इसमें करप्शन प्लीज़ ना कीजिएगा। ये मामला पाकिस्तानी कौम के लिए बहुत ही तकलीफ दे मामला है और इसको बार बार कहा गया है, बार बार कहा गया है। एक छोटा सा डेटा मैं आपसे शेयर कर लेता हूं, आप इसकी तस्दीक कीजिएगा। सिंध हुकूमत बहुत भरपूर अंदाज में काम कर रही है सैलाब ज़दगान के लिए। ये मुझे एक दोस्त ने भेजा और उन्होंने कहा कि आप इसकी तस्दीक कर सकते हैं। मैंने अपनी कुछ टीम के मेंबर्स को इसकी तस्दीक के लिए लगाया है, लेकिन सारे पाकिस्तानी अब चूंकि सिटीजन जर्नलिज्म करते हैं और सभी को अंदाज़ा है कि कहाँ क्या छप रहा है, कहाँ पे ग्राउंड पर क्या सूरत हाल है, तो आप लोग भी तस्दीक करें जब तक कि ये बोल के नुमाइंदे और कुछ हमारे दोस्त हमें इतलात के अंदर ये जो इन्फॉर्मेशन है, मुस्तनद इन्फॉर्मेशन है सिंध गवर्नमेंट ने जारी की है, शायद आपकी नॉलेज में आई हो। ग्राउंड पर सूरत हाल मैंने मुख्तलिफ NGO से मालूम करने की कोशिश की है, मैच नहीं कर रही, लेकिन हो सकता है ऐसा ही हो। सिंध गवर्नमेंट कहती है कि 20 अगस्त से अब तक जो तकरीबन लगभग आप समझें कि 34-35 दिन का वक्त है, इसमें सूबे में जो मुतासरा अजला हैं सिंध के, उसमें 1716 जगहों के ऊपर सिंध हुकूमत ने रिलीफ कैंप्स कायम किए हैं। शर्जील इनाम मेमन साहब जो कि रिलीफ के वजीर हैं, उनकी जानिब से किसी इजलास को बताया गया है, ये जाहिर है कि बहुत इंपॉर्टेंट इजलास आजकल हो रहे हैं, वहाँ बताया गया है कि 1716 जो रिलीफ कैंप्स हैं उसके अंदर 5,29,707 मुतासरीन को मुंतकिल किया गया है। यानी कि मजमूई तौर पर जो सिंध के अंदर इस वक्त मुतासिर लोग हैं उनकी तादाद तकरीबन 1.5 करोड़ से ज़्यादा है। इन 35-36 दिन के अंदर जो इन्फॉर्मेशन शेयर की गई है अहम इजलास के अंदर, वहाँ 52 लाख लोगों को मुतासरा कैंप के अंदर रखा गया है, मुतासरीन को मुख्तलिफ रिलीफ कैंपों में रखा गया है। यानी कि 1.25 करोड़ के करीब लोग अब भी पानी में घिरे हुए हैं, वो कैंपों में नहीं हैं। फिर आगे बताया गया है कि हैदराबाद डिवीजन के अंदर 296 कैंप्स लगाए गए हैं। शहीद बेनज़ीराबाद डिवीजन के अंदर यानी कि नवाबशा के अंदर 577 बनाए गए हैं। मीरपुर खास के अंदर 52, चक्कर में 270, लाड़काना में 481 और कराची में 41 कैंप लगाए गए हैं। अब मैं असल में ये डेटा आपको इसलिए बता रहा हूं कि जो भी सिंध गवर्नमेंट ने अब तक भरपूर कार्रवाई अपनी की है, इसको भी चेक करने की जरूरत है। बहुत सारी जगहों पे चेक हो रही है। सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के तहत ये काम हो रहा है। अपील भी की जा रही है मुखैर हज़ात से। बहुत सारे और इदारे भी, आर्मी के बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर काम कर रही हैं। इसमें हलाक कितने हुए, जख्मी कितने हुए, कितने जानवर डूब गए, ये वगैरह सारा डेटा है। लेकिन मेरा सिर्फ कहना इस सारी इंफॉर्मेशन में ये था कि जितनी तबाही सिंध में आई है, कहा यह गया है कि तकरीबन 1 करोड़ 65 लाख के करीब
लोग मुतासिर हुए हैं, उनकी ज़मीनें मुतासिर हुई, उनके जानवर मुतासिर हुए, उनके घर मुतासिर हुए, उनका सब कुछ मुतासिर हुआ है। सिंध गवर्नमेंट कहती है हमने 52 लाख लोगों को रिलीफ कैंप में पहुंचा दिया है। वो कैंप वो हैं जो मुख्तलिफ NGOs के ताबन से बनाए गए हैं, जिसमें सैलानी है, जिसमें JDC है, जिसमें आलमगीर है, जिसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बहुत सारी हैं, जिसमें मुस्लिम हैंड्स है, जिसमें चिल्ड्रन ऑफ एडम्स है, जिसमें और बहुत सारी सियासी जमातों ने बहुत खुलकर सामने आगे काम किया है। बहुत सारे इदारों का मुझे नाम भी नहीं मालूम, जब मैं देख रहा हूं तो पता चल रहा है। जिन इदारों ने मुझसे रब्ता किया या मेरे इदारे से रब्ता किया उनके बारे में दावत इस्लामी है, ये बहुत सारे इदारे काम कर रहे हैं। ये सारे इदारे जो काम कर रहे हैं, ये सारे इदारों का डेटा सिंध गवर्नमेंट ने शेयर किया है। तकरीबन 52 लाख लोगों को रिलीफ कैंप्स के अंदर पहुंचा सके हैं, जो 1716 बेसिकली कैंप्स हैं। अब पॉइंट ये है कि ये जो 1716 कैंप्स लग गए हैं पूरे सिंध के अंदर, 5 डिविजन्स के अंदर, बाकी 1.25 करोड़ लोग कहाँ हैं और उनका क्या हाल है और उनकी जिम्मेदारी किस पर आयद होती है। एक सवाल यह है जिसको उठाने की बार बार ज़रूरत है। दूसरा सवाल यह है कि जो रिलीफ का पैसा है, जो इमदादी रकम है, जो कैंप्स हैं, जो खाने पीने की अशिया है, इसकी अकाउंटेबिलिटी, उसकी ट्रांसपेरेंसी के ऊपर जो इंटरनेशनल बॉडीज़ ने आवाज़ उठा दी है, ये पाकिस्तानियों की इज्जत और रिस्पेक्ट का मामला है। पहले हम माजी में ये भुगतते रहे हैं, अर्थक्वेक के मामला हों, 2010 के अंदर सिंध के अंदर सैलाब हों, 17,000 कैंप अभी रिसेंटली निकल आए, मीरपुर खास और बाजार में बिक रहे थे उस जमाने के। अभी फिर कैंप जो भी रिलीफ दिए गए वो फिर बाजार के अंदर बिक रहे थे। फिर वो जो पैकेज आए हुए हैं अनाज की, जो वो बाजार के अंदर बिक रहे हैं। इस पर ज़्यादा आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, मीडिया की हैसियत से भी और आम पाकिस्तानी की हैसियत से भी। ये तकलीफ दे वाला मामला है कि हम ऐसे मरलों के अंदर जहाँ बहुत ही बुरे हालात के अंदर लोग हैं, जिनके पास खाने पीने को नहीं है, जिनके पास बच्चों के पास दूध पीने के लिए नहीं है, जहाँ खाने के लिए, पहनने के लिए, सर ढांपने के लिए और रहने के लिए जगह नहीं है, वहाँ वो जो चीज़ें इमदाद के नाम पर ली गई हैं और मुसलसल मांगी जा रही हैं, सारी दुनिया से मांगी जा रही हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी मांग रहे हैं, तो वज़ीर ख़ारजा भी मांग रहे हैं, तो एहसन इकबाल भी मांग रहे हैं, और लोग भी मांग रहे हैं कि हमें दे दो, हमें दे दो और हमें दे दो। और जो कुछ दे दो इन गरीबों के नाम पर वो उन तक नहीं पहुँच रहा, वो नहीं पहुँच पा रहा। अभी भी 1.25 करोड़ सिंध के अंदर मजबूर पाकिस्तानी परेशान हैं और उन तक वो चीज़ें नहीं पहुँची हैं और नहीं पहुँच रही हैं। इसको किस अंदाज में पहुंचाना चाहिए, पहुंचना चाहिए, इसके ऊपर बार बार आवाज़ उठाएं। जब तक हम मुतमईन ना हो जाएं तब तक ये तमाम डेटा, एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है, कोविड के ज़माने में आपको याद होगा एक सॉफ्टवेयर बना था जिसमें हर पाकिस्तानी को टेस्ट से मुतालिक, कोविड के टेस्ट से मुतालिक, उसकी वैक्सीनेशन से मुतालिक एक पूरा मरबूत सिस्टम था। इन 5 अजला के अंदर, 5 डिविजन्स के अंदर उसी सिस्टम को नाफिज करने की ज़रूरत है। NIC के थ्रू हर पाकिस्तानी को जो मुतासिर है उसके बारे में पता होना चाहिए। उसे कपड़े मिल गए, उसे राशन मिल गया, उसके बच्चों को राशन मिल गया, उसको घर मिल गया, उसको वो तमाम चीज़ें मिल गई जिसके लिए सारे पाकिस्तानियों ने, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इमदाद दी। ऐसा सॉफ्टवेयर, ऐसी चीज़ें बनाने की, बताने की ज़रूरत है। ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरत है। सारी दुनिया की नज़रें हैं पाकिस्तानियों पर कि ये करप्ट लोग हैं, इनकी गवर्नेंस करप्ट है, इनकी पॉलिटिकल पार्टीज करप्ट हैं, ये खुद करप्ट हैं, ये चीजें इमदाद के लेके बेच देते हैं। तो ये दाग धोने का वक्त है। ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। अब आ जाते हैं पहले इमरान खान साहब की तारीख वाला मामला। इमरान साहब ने तारीख तय की है 23 सितंबर, जुमे का दिन है, या 24 सितंबर हफ्ते का दिन है। वो इस्लामाबाद की कॉल दे सकते हैं। उन्होंने अपने बहुत करीबी लोगों के अंदर ये बात तय की है कि इस्लामाबाद की कॉल होगी। पंजाब से और KP से बड़े पैमाने पर हुकूमती सतह के ऊपर अंदर इस्लामाबाद में दाखिल हुआ जाएगा। और ये कॉल देने का मामला वो कहते रहे हैं और उन्होंने एक फोरम के ऊपर कहा है कि आप ही ने मुझे दीवार से लगाया, हमें दीवार से लगाया, और हम ये कॉल जो है वो मजबूर होकर दे रहे हैं। आर्मी चीफ की जो तैनाती है, उनकी नई तैनाती, इनकी रिटायरमेंट के बाद जो हमारे आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा हैं, जिनको 6 साल हो गए इस मुद्दत पे, 29 नवंबर को हो जाएंगे। उसके बाद जो नए आर्मी चीफ आएंगे उसके लिए वो चाहते नहीं है इमरान खान कि ये हुकूमत बनाए, इनके पास मैंडेट नहीं है, इससे पहले इलेक्शन का ऐलान किया जाए। ये सारा फार्मूला पहले से डिस्कस करने के बाद एक प्लान्ड, डिजाइंड, इंजीनियर्ड इंटरव्यू के जरिए पब्लिक के सामने लाया गया। और सबसे आखिरी बात, MQM के अंदर कामरान टिसोरी ने एक बार फिर आग भड़का दी है। इससे पहले भी वो जब MQM में थे तब भी हर तरफ शोले ही शोले थे
और अब उनकी दोबारा एंट्री के बाद शोले शोले हैं। जिस अंदाज के अंदर पहले एमक्यूएम चलती थी उस अंदाज में नहीं चल रही और उसके चलने की उम्मीद भी नहीं है। डॉक्टर शाहाब इमाम साहब को मनाने की जुस्तजू कोशिशें हो रही हैं, लेकिन दूसरी पार्टियां भी उनके ऊपर कोशिश डाल रही हैं। बहुत सारे और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से लोग निकलकर दूसरी पार्टियों का रुख कर रहे हैं। कुछ नाम मैं अपने आने वाले व्लॉग में बताऊंगा कि उनके राब्ते किन किन से हो रहे हैं और एमक्यूएम इस सारी सूरत हाल में कितनी कमज़ोर हो सकती है और अगर चंद स्टेप्स ले लिए जाएं तो कितनी मजबूत हो सकती है। मुझे इजाज़त दें, कमेंट कीजिए, सवाल कीजिए। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।